वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक करेंगे। हम सीरीज चला रहे हैं टॉप 40 इंटरव्यू क्वेश्चंस की। अब तक हमने इस सीरीज के अंदर सबसे पहले वीडियो में पीआई रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। फिर उसके दो वीडियोस में हम लोगों ने इंश्योरेंस अवेयरनेस के बेसिक्स और एनआईएसीएल के बारे में जानने की कोशिश की। अब जो हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स और कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना अगर आप वैसे सोचो तो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक तरह की। अब अगर हम इटसेल्फ योजना की बात करें, इट इज अ फ्लैगशिप हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम क्या है इसका? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इस स्कीम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, ये किस लिए है? जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई। ये किस लिए है? जो हमारा सेकेंडरी और टर्चरी हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए। तो मतलब आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्चरी हेल्थ केयर तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो प्राइमरी वाला है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर है, और जो सेकेंडरी और टर्चरी है वो पीएमजेएवाई के अंदर है। जो पीएमजेएवाई है इसके अंदर क्या है, जो हमारी एलिजिबल फैमिलीज है ना, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा अप टू 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। किस लिए? उनके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। ये एक कैशलेस स्कीम होगी, पेपरलेस स्कीम होगी। और इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज होंगे उन्हें एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स पर, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहां पर ट्रीटमेंट मिलेगा। Schemes primarily economically vulnerable households, reducing out-of-pocket healthcare expenditure and preventing मेडिकल एक्सपेंसेस। जो हमारे इकोनॉमिकली वल्नरेबल हाउस होल्ड है उन्हें टारगेट कर रही है। क्यों टारगेट कर रही है? ताकि उनके आउट ऑफ पॉकेट जो भी हेल्थ केयर के खर्चे हैं वो कम हो पाए, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो पाए, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो अपने बीमारियों का, अपने एक्सीडेंट्स का या इस तरह का कोई इलाज कराते कराते गरीबी में चले जाएं। It also promotes preventive health care and improve access to quality medical services। तो आपको अच्छी मेडिकल सर्विसेज भी मिल जाएंगी। ये आयुष्मान भारत का एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन है। इंटरव्यू के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ये हमारा ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है या नाबार्ड का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्कीम जाननी हो। एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमें ये स्कीम जाननी थी, जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की। आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रधानमंत्री जेजेबीवाई? जो पीएम जेजेबीवाई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, हमें पता ही है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। एम क्या है स्कीम का? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू द मासेस। ये स्कीम एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करती है। रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड रूरल सेक्टर्स में, अनइंश्योर्ड रूरल सेक्टर्स में जब बैंकों के थ्रू या एलआईसी के थ्रू ये स्कीम पहुंचती है, वहां पे गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मिलती है। तो एक तरह से वो फाइनेंशियल सिस्टम से, फाइनेंशियल चेन से जुड़ना शुरू करते हैं। इस स्कीम में क्या होता है कि लाइफ कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए का इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। किसी भी वजह से पर्सन की अगर डेथ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू में बोला कि सर इसमें डेथ केस में 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है या लाइफ कवर मिलता है। अब इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपसे कि अच्छा अगर उसने सुसाइड कर लिया तब भी मिलेगा, या वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोले कि उसका मर्डर हो गया उस केस में भी मिलेगा क्या? तो हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज इसमें आपको लाइफ कवर मिलता है। Scheme is linked to the bank accounts and operates on an annual renewable basis, making it simple and accessible. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना is especially important for low income and unorganized sector workers who usually lack formal life insurance। तो जो मैंने बताया था कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर अनइंश्योर्ड लोग हैं, जैसे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो गए, लो इनकम ग्रुप के लोग हो गए, जो यूजुअली वो फॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं ज़्यादा बड़े अमाउंट का, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो मिलेगा। By offering protection at very low cost, the scheme promotes financial security for families in case of untimely death of the earning member। क्लियर? दूसरा, अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें, दो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो इसका जो प्रीमियम है वो 436 रुपये का जाता है साल का, प्रो रेटा बेसिस पर हो गया, साल का 436 रुपये का। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है
वो जून टू मई होती है। मतलब इस साल अगर आप करते हैं तो इस साल के जून से अगले साल के मई तक इसकी कैलकुलेशन चलती है। क्लियर? अगली स्कीम देखते हैं। व्हाट इज पीएमएसबीवाई? पीएमएसबीवाई होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम से मतलब कि ये एक्सीडेंटल केस और डिसेबिलिटी के केस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उसे 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो। और किसी की अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है उस केस में उसको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। PMSBY addresses a major risk faced by workers in the informal and unorganized sectors, जहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ज़्यादा होते हैं, इनकम सिक्योरिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल मजदूर हैं, वो कोई बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, भगवान ना करे उन्हें कुछ हो बट वो वहां से गिर के उन्हें कुछ हो गया, वो मर गए या फिर उनकी डिसेबिलिटी हो गई, तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो ठीक नहीं हो रहे, मतलब डिसेबिलिटी के केसेस में या वैसे भी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत बुरी हो जाएगी। क्योंकि जब वो खुद, आप सोचिए, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक छोटा सा मजदूर है, उसके पास ऐसा तो है नहीं कि बैंक में सेविंग्स है उसके पास बड़ी बड़ी। तो फॉर द टाइमिंग जब तक वो ठीक नहीं हो रहा या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा? कहीं से कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तभी तो कर पाएगा। उसके लिए ये स्कीम्स आती हैं जहां पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हाई हैं। बाय ऑफरिंग एक्सीडेंट कवरेज एट नॉमिनल कॉस्ट, इट स्ट्रेंथन द सोशल सेफ्टी नेट एंड कॉम्प्लीमेंट्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। इसका प्रीमियम जाता है 20 रुपए का। 20 रुपए का साल का प्रीमियम जाता है, जिसके अंदर इस तरह का इंश्योरेंस आपको मिलता है। हर साल ऑटो रिन्यू होता रहेगा। ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। डिटेल में अगर आपको ये स्कीम्स पढ़नी हो तो मेरे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो डाला था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स मैंने इंक्लूड की थी। उसमें आपको ये दोनों ही स्कीम्स, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, काफी डिटेल में अच्छे से मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पीएमएसबीवाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, फसल बीमा से ही हमें समझ आ रहा है कि फसलों का बीमा हो रहा है, मतलब एक तरह से हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गई। किस लिए है? टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर एंड यील्ड लॉसेस। फार्मर्स का जब नुकसान हो जाता है, क्रॉप फेलियर होते हैं या यील्ड नहीं हो पाती है ढंग से, कई बार मौसम की वजह से, कई बार फ्लड्स की वजह से, तो उनका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान के लिए वो बेचारा किसान क्या करे? उसके लिए वो अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा सकता है। वो हो गया हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये किस तरह के लॉसेस को कवर करता है? अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसान ने अपनी खेती को या फिर किसी ने आपसी लड़ाई में खेत जला दिया, नहीं। जो नेचुरल क्लैमिटीज होती है, जैसे ड्रॉट्स आ गए, सूखा पड़ गया, फ्लड्स, बाढ़ आ गई, साइक्लोन्स आ गए, ओले पड़ गए और फसलें उससे खराब हो जाती हैं, वो यहाँ पे कवर होगा। पेस्ट के अटैक्स होते हैं, क्रॉप में डिजीज लग गई, वो यहाँ पर कवर होंगी। आप आपस में लड़ रहे हो और एक दूसरे का नुकसान कर रहे हो तो नहीं, वो यहाँ पे कवर नहीं होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स टू स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम। भाई आपका अगर बीमा हो रखा है और आपका नुकसान बच जाएगा तो आपकी इनकम स्टेबलाइज हो गई एक तरह से। एनकरेज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इससे आप नई नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी रिस्क ले पाओगे। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट कैसे? कि अगर मान लीजिए आपकी यील्ड नहीं हो पाई, आपका नुकसान हो गया फसलों का, तो आप किसी ठेकेदार से, किसी साहूकार से पैसा नहीं ले रहे हो ना अगली बार के लिए आपकी, क्योंकि वो फसल ऑलरेडी इंश्योर्ड हो गई थी इस स्कीम के अंदर, तो आपको उस फसल के नुकसान की भरपाई इस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू मिलेगी। By transferring agricultural risk from farmers to insurers, the scheme plays a crucial role in rural financial stability and supports agricultural growth, which is vital for India's economy. तो अगर हमारा जो एग्रीकल्चर का रिस्क है, चाहे वो मौसम का हो, बाढ़ का हो, सूखे का हो, ओलों का हो, पेस्ट अटैक्स हो, क्रॉप डिजीजेज हो, तो उसके अंदर जो रिस्क किसान के ऊपर था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का तो काम है रिस्क कवर करना। अच्छा, दूसरा ये कौन सा होगा? एक तरह का जनरल इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जब इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही है ना रिस्क कवर करना, उसे नॉमिनल सा अमाउंट दिया जाएगा, जो भी, मतलब डिपेंडिंग कि आपका कौन सा क्रॉप है, कितने एरिया का क्रॉप है, कितना आपका प्रोडक्शन, वहां के जो भी उनकी गाइडलाइंस होंगी, और उसके हिसाब से आपको इसका इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको कुछ भी नुकसान हो जाता है, आपको पैसा मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ताकि किसान दोबारा से अपनी फसल शुरू कर पाए। क्लियर? अगला देखते हैं।
व्हाट इज बीमा सुगम? बीमा सुगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आने वाले किसी एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। बीमा सुगम क्या है? आईआरडीआई ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि एक डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस बनाते हैं, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए। अब इसमें क्या होगा, एक आपका बड़ा सा डिजिटल इंटरफेस या बड़ा सा सिंगल पॉइंट डिजिटल इंटरफेस या पोर्टल बन गया, एक तरह का पोर्टल टाइप का सा होगा। यहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हो, अपनी पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, है ना, क्लेम्स के लिए फाइल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। फाइल करने से मतलब है यहाँ पे आप क्लेम्स को अप्लाई कर सकते हो। जब क्लेम्स को अप्लाई कहते हैं उसे क्लेम फाइल करना कहते हैं। जब आप यहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद रहे हो, मतलब बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो वहां पे आप मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। इसका एम क्या है? टू एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर कन्वीनियंस वाइल रिड्यूसिंग ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। अब जैसे एनआईएससीएल जैसी कोई कंपनी है, उसके लिए बीमा सुगम क्या करेगा? इट कैन इंप्रूव आउटरीच, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, तो एक तरह से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। जब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो हमेशा हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। तो बीमा सुगम पोर्टल जो है आईआरडीएआई का डेवलप्ड एक पोर्टल है, ठीक है, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए, जहां पे एक सिंगल डिजिटल या फिर सिंगल पॉइंट डिजिटल इंटरफेरेंस या पोर्टल बनेगा, जहां से कस्टमर्स या फिर इंडिविजुअल्स पॉलिसीज परचेज कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें रिन्यू कर सकते हैं, क्लेम्स को फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी होगी, एनहेंस होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कस्टमर की कन्वीनियंस बढ़ेगी, और कंपनीज के लिए उनकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज रिड्यूस होती जाएंगी, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती जाएगी, आउटरीच बढ़ेगा कंपनीज का, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्रमोट होएगा। क्लियर? अगला देखते हैं। व्हाट इज द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दिसंबर में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा, ये अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 का था, जो कि पार्लियामेंट में 17 दिसंबर 2025 को पास किया गया है। तीन इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस लॉज हैं जिन्हें यहाँ पे अमेंड किया गया है। पहला, इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, इल्डाई एक्ट 1999। इन तीनों को अमेंड किया गया है, इंश्योरेंस एक्ट, एलआईसी एक्ट और आईआरडीआई एक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें, इट एम्स टू एक्सटेंड एंड डीपन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस पीपल, हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहली चीज हो गई। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में पहली चीज थी कि जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है अक्रॉस पीपल, हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस, वो बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, डीपन करना है। एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें अच्छी करनी है। इंप्रूव ओवरसाइट एंड गवर्नेंस, ओवरसाइट और गवर्नेंस हमारा अच्छा हो जाएगा। एंड ब्लॉस्टर द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल रेजिलियंस इन द इंडियन इकोनॉमी। इंश्योरेंस सेक्टर को और बढ़ाना है और ग्रो करना है इंडियन इकोनॉमी को फाइनेंशियली रेजिलियंट बनाने के लिए। इसके की फीचर्स में क्या है? 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% एफडीआई आ जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में। डिस्कशन का टॉपिक है, यहाँ हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। एफडीआई अच्छा है, बुरा है, सबके अपने अपने इसमें थॉट्स हैं। कोई थॉट इसमें सही नहीं है, ना तो आप उसे पूरी तरह से सही बोल सकते हैं, ना आप उसे पूरी तरह से गलत बोल सकते हैं। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग कोशिश ये करते हैं कि कंट्री के लिए बेस्ट से बेस्ट काम किया जा पाए। क्लियर? इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस वन टाइम लाइसेंसिंग फॉर इंटरमीडियरीज विद सस्पेंशन इंस्टेड ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन। मतलब जब इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जो आपके इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, आपके सर्वेयर्स होते हैं, या आपके टीपीएज होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, ये आपके इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं। एक बार उन्हें लाइसेंसिंग लेनी होगी, उसके बाद इंस्टेड ऑफ कैंसिलेशन उनका सस्पेंशन होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, कुछ भी उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, तो देयर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड इंस्टेड ऑफ कैंसल्ड। रेजिस प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल थ्रेशोल्ड फॉर शेयर ट्रांसफर्स फ्रॉम 1% से 5%। रेगुलेटरी अप्रूवल थ्रेशोल्ड भी इसके अंदर बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसमें एलआईसी एक्ट भी हमने अमेंड करा है। इट ग्रांट्स एलआईसी ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू एस्टैब्लिश जोनल ऑफिसेज डोमेस्टिकली एंड अलाइन फॉरेन ऑपरेशंस विद द होस्ट कंट्री लॉज एंड रेगुलेशन। आप एलआईसी अगर हो तो आप बाहर की कंट्रीज के साथ भी आप अपने फॉरेन ऑपरेशंस कर सकते हो एज पर देयर लॉज।
ठीक है, आगे देखते हैं। इट इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसे आरबीआई का डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है ना, सेम वे एडाई का पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है। ठीक है, ऐसा एस्टेब्लिश किया गया है। आरबीआई के केस में डीईए फंड था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीईए फंड नाम से था। इनके केस में, इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हो गया, पीईपीएफ। इसका क्या काम होगा? अवेयरनेस कैंपेन्स होगी, मैंडेट्स कलेक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेटा होगा इन कंप्लायंस विद डीपीडीपी एक्ट, जो हमारा डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2030 का, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंप्लायंस में पॉलिसी होल्डर का डेटा भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंसल्टेटिव प्रोसेसेस फॉर रेगुलेशन मेकिंग। रेगुलेशन मेकिंग क्यों? क्योंकि इसमें इल्डाई का एक्ट भी अमेंड हुआ है, तो उनके लिए एसओपीज बनाए जाएंगे। ये चीजें सबका बीमा सबकी रक्षा बिल का पार्ट है। तो काफी डेप्थ में हमने नहीं करा, बट हाँ, जितना पीआईबी की वेबसाइट पे था उसको मैंने काफी अच्छे से समराइज करके यहाँ डालने की कोशिश की है। पीआईबी की वेबसाइट पे एक बार जरूर इसको गूगल करके पढ़ लीजिएगा अपने इंटरव्यू से पहले। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि इंश्योरेंस सेक्टर की कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स बताओ। तो सबसे पहले तो यही हो गया जो हमने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पढ़ा, जिसमें एफडीआई में 100% इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा आईआरडीएआई क्या क्या लेकर आया है विद द टाइम? रिस्क बेस्ड कैपिटल नॉर्म्स लेकर आया है। स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फोकस हुआ है सॉल्वेंसी पर, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन पर। रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है थ्रू इनिशिएटिव लाइक बीमा सुगम। इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है अंडरराइटिंग में, क्लेम्स में। एफर्ट्स किए गए हैं टू इंप्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इस तरह से आपको रीसेंट डेवलपमेंट जो भी कुछ हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर के वो बताने हैं। कुछ आपने जो करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ा होगा अगर पिछले 5-6 महीनों में, वो तो है ही है। अदरवाइज ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं। एफडीआई 100% हो गया, बीमा सुगम जैसा पोर्टल आ गया, डिजिटलाइजेशन पे हमारा वो हो रहा है। फिर अभी हमने पीछे एक पढ़ा था पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन फंड, अभी पढ़ा था ना, वो भी आप यहाँ बोल सकते हैं। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन फंड, ये बनाने की बात की गई है, ये भी एक डेवलपमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगले सवाल पर चलते हैं। 40th क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज इंश्योरेंस सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करता है? बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेन रिस्क आता है इंश्योरेंस उसे कवर करता है। अब ये हमारे इंडिविजुअल के लिए भी होता है, किसी कंपनी के लिए भी होता है, और गवर्नमेंट के बड़े बड़े एसेट्स के लिए भी होता है कि कोई पुल बन रहा है, गवर्नमेंट ने कोई सैटेलाइट भेजी है, गवर्नमेंट की ट्रेन चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, शिप्स चल रहे हैं, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी हेल्प से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। Encouraging entrepreneurship and protecting assets. It enables individuals and businesses to take calculated risk leading to investment and growth. Clear? ये इसका आंसर था सिंपल सा। यहाँ हमारे 40 क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट होता है। 4 वीडियो में मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन आपको करने हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ये मेरा ग्रुप है आईबीपीएस इंटरव्यूज नाम से, आप सर्च करेंगे, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली आईबीपीएस के इंटरव्यूज डिस्कस करे थे ऑडियो मैसेजेस और वॉइस चैट के थ्रू। एनआईएससीएल की जब डेट्स आ जाएंगी इंटरव्यू की, तब 3 से 4 दिन हम लोग एनआईएससीएल के लिए भी मॉक सेशंस करेंगे, सो दैट आपका इंटरव्यू का हेजिटेशन खत्म हो पाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट करिए या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।